इस वीडियो के पिछले भाग में हमने देखा था कि बादल और सोनी साथ पढ़ते थे। बादल की नौकरी लगने से वह कोटा से बाहर चला गया था, तो पीछे से सोनी ने उस पर शादी के नाम से बहकाकर रेप करने का आरोप लगा दिया था, ताकि वह बादल के साथ शादी कर सके और एक अपनी अच्छी खासी जिंदगी गुजार सके। पुलिस की तफ्तीश पूरी होकर अब मैटर ट्रायल कोर्ट में आ गया था। प्रोसिक्यूटर आज गवाही के लिए कोर्ट में आई हुई थी। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। सोनी ने कोर्ट में अपने बयान में बताया कि हम पढ़ाई के दौरान दोस्त बन गए थे, फिर आरोपी ने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। उसके बाद उसने पति पत्नी की तरह रहने के लिए दबाव बनाया और एक दिन 23 मार्च 2015 को, तारीख नोट कर लीजिएगा, एक दिन 23 मार्च 2015 को जबरदस्ती उसके साथ सुहाग रात के नाम पर उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। फिर तो वह आए दिन करने लगा। सोनी ने कहा उसने मुझे पत्नी और खुद को पति की तरह व्यवहार किया और फिर जब उसका मन भर गया तो एक दिन कोटा से गायब हो गया। पहले तो फोन पर बात कर लिया करता था, लेकिन बाद में तो उसने फोन भी उठाना बंद कर दिया। अब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होना था। डिफेंस काउंसिल को यह ज्ञात था कि इस केस में डॉक्टरी या फोरेंसिक सबूत तो गायब है, बस केवल कॉल डिटेल्स का रिकॉर्ड निकालना है, उनका तोड़ निकालना है। उन्होंने पूछा, सोनी जी, आपने इस वर्तमान कंप्लेंट से पहले तो आरोपी के खिलाफ कोई अन्य कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई है? सोनी ने कहा नहीं। उन्होंने प्रोसिक्यूटर से फिर पूछा, क्या आप कभी आरोपी को अपने माता पिता से मिलवाने के लिए अपने घर गुजरात ले गई थी? सोनी ने कहा नहीं ले गई थी। सवाल जारी थे। उन्होंने पूछा, क्या कभी वह यानी बादल आपको अपने माता पिता से मिलवाने अपने घर ले गया था? सोनी ने कहा नहीं, कभी नहीं ले गया था। तो डिफेंस काउंसिल ने एक घुमाव बातों में पैदा किया। तो आपका यह कथित रिश्ता केवल आप दोनों तक ही सीमित था और कोई दूसरा इसके बारे में नहीं जानता था? सोनी बोली, मैं तो इसे रोज कहती थी कि अपने घर वालों से बात करो, लेकिन यह नहीं करता था। काउंसिल ने अब अपना अगला बाण चलाया। 23 मार्च 2015 के कथित सुहाग रात के बाद आपने क्या इस रिश्ते को सहर्ष स्वीकार कर लिया था? सोनी बोली, नहीं, मैंने नहीं किया था, मैं तो हमेशा इसका विरोध करती रही हूँ। वकील साहब बोले, देखिए सोनी जी, यह आपका सीडीआर है, इसमें आपके द्वारा की गई कॉल्स की, आपको मिलने वाली कॉल्स की, सभी की डिटेल्स दी गई है। 24 मार्च 2015 की सुबह, 24 मार्च माने तथाकथित सुहाग रात से अगले दिन सुबह 8:43 पर आपकी 317 सेकंड लंबी कॉल आरोपी को गई है। आप तो विरोध में थी, तब आप विरोधी को कॉल क्यों कर रही थी? सोनी थोड़ी सी शक पकाई, लेकिन बोली, मैं तो उसको बता रही थी कि उसने गलत किया है। वकील साहब ने फिर पूछा, यदि 9:15 बजे आप आरोपी को उसकी गलती समझा रही थी, तो फिर पहली कॉल के 10-12 मिनट बाद समय 9:07 पर 824 सेकंड की कॉल आपने आरोपी को दूसरी बार की थी। 824 सेकंड की कॉल का मतलब है कि यह 15 मिनट से कुछ ही कम की थी। क्या कुछ बातें बाकी रह गई थी जिन्हें बताने के लिए आपने दोबारा कॉल की? सोनी बोली, मुझे नहीं पता, मैंने की होगी, पता नहीं, मुझे नहीं पता। डिफेंस काउंसिल ने सीडीआर की उस एंट्री को एग्जिबिट करवा दिया था। यह देखिए सुहाग रात के अगले दिन 24 मार्च जिसकी की मैं बात कर रहा हूं। 24 मार्च को 16 कॉल्स आपकी तरफ से आरोपी को की गई थी, 7 कॉल्स आरोपी की तरफ से आपको की गई थी। इन सभी कॉल्स में 23 कॉल्स में कुल कॉल टाइम आपका 2 घंटा 37 मिनट 28 सेकंड होता है। तो क्या ये सारी कॉल्स में आप आरोपी को उसकी गलती ही बता रही थी या कुछ और बातें थी? सोनी लगभग कंफ्यूज हो गई थी, बोली, मुझे नहीं पता, मेरी कोई सहमति नहीं थी, मेरे साथ जबरदस्ती की गई थी। लेकिन डिफेंस काउंसिल कोई ऐसे ही मात खाने वाले नहीं थे। पता नहीं ऐसे सोनी जैसे कितने गवाह उनके सामने से रोज गुजरते थे। उन्होंने सीडीआर खोला। यह कथित सुहागरात से पहले दिन अर्थात 22 मार्च 2015 का सीडीआर है। कुल 27 कॉल्स की गई थी और इन 27 कॉल्स में 2 घंटा 13 मिनट 35 सेकंड बातें की गई थी। उससे भी पहले 21 मार्च 2015 को कुल 21 कॉल्स की गई थी, जिनमें समय 1 घंटा 59 मिनट 42 सेकंड आप लोगों ने बातें की थी। उसके बाद आपकी तथाकथित यह 23 मार्च 2015 की सुहागरात हुई। उसके बाद मैंने आपसे 24 मार्च का सीडीआर अभी पूछा ही है। अब मैं आपके सामने 25 मार्च 2015 का सीडीआर रखता हूं, बताइए मुझे। उन्होंने 25 मार्च के सीडीआर को देखकर पूछा कि 25 मार्च को
आप लोगों के बीच में 28 कॉल्स हुई थी और इसमें समय 2 घंटा 48 मिनट 44 सेकंड तक आपकी बातें हुई थी। यह सब आपके फोन रिकॉर्ड से मिला है। मुझे समझाइए मिस सोनी कि इतने कॉल्स और इतनी बातें करके आप ये कैसा विरोध कर रही थी? डिफेंस काउंसिल ने कोर्ट की तरफ घूमकर कहा, मिलॉर्ड, ये कॉल्स केवल तब होती थी जब आरोपी और प्रोसिक्यूटर्स एक दूसरे के साथ नहीं होते थे। इनकी एक समान लोकेशन डिटेल्स भी इस ही सीडीआर में मौजूद हैं। मार्च 2015 में हर दिन ये दोनों लगभग 12 से 14 घंटे साथ साथ बिताते थे। रोज मिलने के अलावा जब ये लोग अपने अपने रूम्स पर होते थे तो भी रोजाना 20-25 कॉल्स करते थे, यानी कि लगभग 2-3 घंटा फोन पर बातें करते थे। तथाकथित सुहाग रात डेटेड 23 मार्च 2015 से पहले भी इनका यही पैटर्न था, उस दिन भी यही पैटर्न था और उसके बाद में भी यही पैटर्न रहा। कॉल डिटेल्स के इस पैटर्न से बिल्कुल एक समानता नजर आती है और कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि 23 मार्च 2017 को ऐसा कुछ विशेष हुआ हो जो अन्य दिन नहीं होता था। सब दिन एक जैसा पैटर्न रहे। उन्होंने फिर से सीडीआर को आगे बढ़ाया। देखिए, 23 मार्च 2015 को आपकी सीडीआर लोकेशन आपके हॉस्टल की है और आरोपी की सीडीआर लोकेशन वहां से 7 किलोमीटर दूर की है। मिस सोनी, कोर्ट को बताइए, आपने क्या वर्चुअल सुहागरात मनाई थी? वह बोली, मुझे नहीं पता, इसने मेरे साथ जबरदस्ती तो की थी, ये बहुत चालाक है, इसी ने फोन्स में कुछ हेराफेरी की होगी। डिफेंस काउंसिल ने पॉइंट को पकड़ लिया था। क्या सुहागरात का कोई कपड़ा जिससे आपने शरीर पहुंचे हो पुलिस को दिया था? कोई अंडरगारमेंट पुलिस को दिया था? या कोई अन्य सबूत आपने, कोई बेडशीट वगैरह आपने पुलिस को दी थी जो आपकी सुहागरात का सबूत हो? इस पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ऑब्जेक्शन किया। मिलॉर्ड, एक ऐसा बेहुदा सवाल कोर्ट में पूछा जा रहा है, प्रोसिक्यूटर को बेइज्जत किया जा रहा है। इससे पहले कि जज साहब कुछ कहते, डिफेंस काउंसिल गरज पड़े। मिलॉर्ड, ये रेप ट्रायल है, रेप ट्रायल की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। उस कृत्य से संबंधित हर बात सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट में रेलिवेंट है। जज साहब ने किताब पर एक नजर डाली, फिर बोले, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड सुनकर डिफेंस काउंसिल अब अपने उड़न खटोले पर सवार हो चुके थे। बताओ, उन्होंने गवाह से पूछा, क्या आपने पुलिस को अपनी सुहागरात वाला कपड़ा दिया था? वह बोली, नहीं। डिफेंस काउंसिल ने एकदम से सजेशन दे डाला, मेरा मानना है कि सुहागरात का कपड़ा, कोई दूसरा सबूत, कोई अंडरगारमेंट, कोई बेडशीट इसलिए नहीं दिया क्योंकि कोई ऐसा कपड़ा, ऐसा अंडरगारमेंट, ऐसा बेडशीट आदि था ही नहीं। और मैं ये भी कहता हूं कि ये इसलिए नहीं था क्योंकि कोई ऐसा कृत्य हुआ ही नहीं। अदालत में सन्नाटा छा गया। कानून के विशेषज्ञ समझ नहीं पा रहे थे कि डिफेंस काउंसिल ने एकाएक क्या कर दिया। उन्होंने आगे सवाल पूछा कि क्या आपने पूरे कालखंड के दौरान के लिए भी कोई कपड़ा, कोई अंडरगारमेंट, कोई बेडशीट आदि दिया है? वह बोली, नहीं दिया। नहीं दिया तो क्या हुआ? इसमें किया तो है ही ना, मेरे साथ जबरदस्ती किया है। वकील साहब ने फिर से सजेशन दिया, मेरा कहना है कि आपने कभी कोई कपड़ा, कभी कोई अंडरगारमेंट, कभी कोई बेडशीट इसलिए नहीं दिया क्योंकि कोई ऐसा कपड़ा, कोई अंडरगारमेंट, कोई बेडशीट था ही नहीं। और यह भी कि वो इसलिए नहीं था क्योंकि ऐसा कोई कृत्य कभी हुआ ही नहीं। क्रॉस एग्जामिनेशन और भी आगे चला। सारा क्रॉस यहाँ देना संभव नहीं है। कई बार कई दिनों तक क्रॉस चलता है, उसे एक वीडियो में नहीं समेटा जा सकता है, लेकिन यहाँ यह दिखाना उद्देश्य है कि सुहागरात के झूठे रेप एलिगेशन को डिफेंस काउंसिल ने 2-4 सवालों में ही कैसे बिखेर कर रख दिया। आखिरकार आरोपी विजयी हुआ। उसने उन एसएसपी साहब का धन्यवाद आरोपी करता रहा जिनके कारण उसकी नौकरी बची रही। बादल आज इन सब चीजों से निपटकर शान से नौकरी कर रहा है। उसने रेप के झूठे आरोप को मात दे दी है। यदि आप भी कुछ मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता करेंगे और आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। हमारे पास लगभग पूरे भारत से सहायता के लिए केसेस आते हैं, जानकारियों के लिए फोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और हम पूरी मेहनत से दिन रात एक करके सहायता उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ें। बहुत जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं, उन्हें समझें, क्योंकि आपकी शिक्षा और आपका ज्ञान यही इस लड़ाई में आपके हथियार हैं। हमसे संपर्क की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगी। आओ हम सब मिलकर इस असत्य को, झूठ को, पाखंड को हरा दें।
इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें। इसकी हर एक वीडियो में आपको झूठे आरोपों के जाल के खिलाफ कुछ ना कुछ विशेष बात बताई गई होगी। इन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं ताकि झूठी शिकायतों के इस इंद्रजाल को मिलकर नष्ट किया जा सके। बहुत लोग हमसे संपर्क करने में हिचकते रहते हैं और इससे उनका महत्वपूर्ण समय नष्ट हो जाता है। मैंने देखा है कई ऐसे आवेदक हमसे बात करते हैं जो अपने समय को नष्ट कर चुके हैं, प्रोसिक्यूटर्स के बयान दर्ज हो चुके हैं, गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। यदि वो हमसे पहले संपर्क करते तो शायद हम उनकी उन केसेस में सहायता कर सकते, लेकिन अब महत्वपूर्ण समय जा चुका है। इससे पहले कि आपके केस का महत्वपूर्ण समय भी चला जाए, आप एकदम से हमें संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।